चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गज कला सेज में। मैं आज यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। यहाँ पर हम जो है बात कर रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में, और जो आधा पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था। कुछ बातें हैं जो महाराणा कुंभा के बारे में, वो हम इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगा। आज जो बात है वो हम दुर्ग के बारे में बात करें कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाए हैं, और इन्होंने कौन कौन से मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया है, या फिर इन्होंने क्या क्या यहाँ पे कार्य किए हैं, उन कार्यों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध जो जीता था, उसके उपलक्ष्य में दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ का जो है वो मैं आपको इससे पहले की वीडियो यानी कि पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, हाय हेलो। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप सभी को पता है आप काफ़ी यहाँ पे पूछ रहे हो जो यानी कि रीजनिंग क्लास आपकी कब लगने वाली, तो वो भी भाई जल्दी लगा देंगे। ठीक है। चलिए तो काफी अच्छी वीडियो होने वाली है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप नए हो यार हमारे यूट्यूब चैनल पर गए तो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसी मजेदार वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए सभी एग्जाम के लिए ये जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आप महाराणा कुंभा आ रहे हैं, महाराणा प्रताप आ रहे हैं, यानी कि सभी जिसमें भी आ रहे हैं उस सभी के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का यहाँ पे निर्माण करवाया है, और वो जो दुर्ग है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। चलिए तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दुर्ग के बारे में कि जो दुर्ग है वो इसका जो निर्माण है महाराणा कुंभा के बारे में, जो महाराणा कुंभा है वो हमारे दुर्ग का निर्माण यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है। तो जो दुर्ग है दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से दुर्ग है वो यहाँ पे देखो। एक तो है कुंभलगढ़। ठीक है। महाराणा कुंभा के द्वारा एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और आप सभी को पता है कि जो कुंभलगढ़ है दोस्तों, ये कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है। तो कहां पर हो जाएगा? राजसमंद में। कहां पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ कहां पर है? ये राजसमंद में है। और महाराणा कुंभा के द्वारा ये बनाया गया था अपनी पत्नी की याद में। ठीक है। कुंभल दे महाराणा कुंभा की पत्नी थे कुंभल दे, और कुंभल दे की याद में ही कुंभलगढ़ बनाया गया था। और जो कुंभलगढ़ है दोस्तों, ये कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है। उसके बाद देखो अचलगढ़। ठीक है। ये जो अचलगढ़ है, ये भी जो अचलगढ़ है दोस्तों, ये कहां पर आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सिरोही में। ठीक है। सिरोही में है अचलगढ़। ये जो अचलगढ़ है इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है भोमट का दुर्ग। और दोस्तों जो भोमट का दुर्ग है, इसको देखो, भोमट का दुर्ग। तो ये दोस्तों भोमट का दुर्ग कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है दोस्तों डूंगरपुर में। ठीक है। डूंगरपुर में ये बना हुआ है। और जो इसके सीमा है वो लगभग जो इसके यानी कि जो भोमट जो दुर्ग है वो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। ठीक है। बांसवाड़ा इन दोनों की सीमा पर बना हुआ है। ठीक है। कहां पर बना हुआ है? ये सीमा पर बना हुआ है। ठीक है। यानी कि जो भोमट दुर्ग है इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है। और जो ये भोमट दुर्ग है डूंगरपुर में बना हुआ है, और इसका जो कुछ भाग है वो बांसवाड़ा में भी आता है। ठीक है। यानी कि जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है इसकी सीमा पर ही भोमट दुर्ग दोस्तों बना हुआ है। ठीक है। एक और यहाँ पे दुर्ग आता है मचान दुर्ग। मचान दुर्ग। और दोस्तों ये जो मचान दुर्ग ये कहां पर बना हुआ है? ये भी राजसमंद में ही बना हुआ है। ठीक है। राजसमंद में ही बना हुआ है। और दोस्तों ये मचान दुर्ग कहां पर हो जाएगा हमारा? राजसमंद में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे आता है बैराटगढ़ आता है। चलिए तो बैराटगढ़ दुर्ग आता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो बैराटगढ़ दुर्ग ये कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है बदनौर। और बदनौर दोस्तों कहां पर है? ये हमारा हो जाएगा भीलवाड़ा में। ठीक है। तो भीलवाड़ा में कहां पर हो जाएगा? भीलवाड़ा में हमारा क्या हो जाएगा? बदनौर, जहां पर क्या बना हुआ है? बैराटगढ़ जो दुर्ग है वो बना हुआ है। ठीक है। बैराटगढ़ दुर्ग बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट दुर्ग है, और इस इंपॉर्टेंट दुर्ग को दोस्तों एग्जाम में क्या है पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो दुर्ग की बात हमने कर ली, महाराणा कुंभा के द्वारा ये जो दुर्ग है दोस्तों वो बनाए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मंदिर के बारे में। ठीक है। कि तो दोस्तों जो मंदिर है, तो ये मंदिर कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे देखो मंदिर कौन कौन से। ठीक है। तो एक तो हमारे पास दोस्तों आता है श्रृंगार चौरी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार चौरी हमारे पास आ जाती है। ठीक है। श्रृंगार चौरी को समझो, ये इंपॉर्टेंट हमारी हो जाएगी कि श्रृंगार चौरी क्या है। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, उनका जब विवाह हुआ था
यानी कि रमाबाई का विवाह हुआ था, उस विवाह के उपलक्ष्य में एक यानी कि जो पंडाल जो तैयार किया जाता है, यानी कि जब आप जब फेरे खाते हैं तो उसमें जो पंडाल तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं चौरी। ठीक है, तो एक श्रृंगार चौरी ये विवाह के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाई थी अपनी पुत्री रमाबाई के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब यानी कि यहाँ पे फेरे होते हैं, ठीक है, तो फेरों के लिए वो जो मंडप यहाँ पे तैयार किया जाता है उस मंडप को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको यहाँ पे बोलते हैं श्रृंगार चौरी। ठीक है, तो यानी कि राणा कुंभा ने अपनी पुत्री जो है यानी कि रमाबाई के लिए क्या हो जाएगा, रमाबाई के लिए दोस्तों यहाँ पर श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। और जो ये श्रृंगार चौरी है दोस्तों ये कहाँ पर बनी हुई है, ये आप सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, तो श्रृंगार जो चौरी दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रमाबाई का जो विवाह है उसके उपलक्ष्य में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था। और कहां पर दोस्तों करवाया गया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, विवाह के उपलक्ष्य में। और जो रमाबाई है इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है वो देखो, इसको कहा जाता है संगीत की वागेश्वरी। ठीक है, तो संगीत की वागेश्वरी किसको कहा जाता है, रमाबाई को कहा जाता है। और रमाबाई के जो विवाह के उपलक्ष्य में दोस्तों, रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये बनी हुई। ठीक है, एक और हमारे पास आते हैं और नोट लगा के दोस्तों आपको इसको देखना है कहां पर लिख दूं उसको, चलिए तो यहाँ पर लिख देता हूं उसको, यहाँ पर देख लेना, नोट लगा के इसको यहाँ पे देखो। एक और चीज हमारे पास आती है दोस्तों कि श्रृंगार चौकी। ठीक है, ये जो श्रृंगार चौकी है इसको समझो कि श्रृंगार चौकी क्या है। ठीक है, ये नोट लगा के मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। और जो श्रृंगार चौकी दोस्तों ये क्या होती है, तो श्रृंगार चौकी जो है दोस्तों ये बनी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, यहाँ पर देख लो जो श्रृंगार चौकी है ये मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में दोस्तों श्रृंगार चौकी बनी हुई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। श्रृंगार चौरी जो है, श्रृंगार चौरी यानी कि रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। और जो श्रृंगार चौरी है, चौरी क्या होता है, शादी का जो मंडप होता है उसको क्या बोलते हैं, चौरी बोलते हैं। ठीक है, तो शादी के मंडप से आप याद कर लेना कि श्रृंगार चौरी जो है रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में बनाई गई थी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है श्रृंगार चौकी। ठीक है, तो श्रृंगार जो चौकी है दोस्तों ये जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, चौकी क्या होती है, चौकी दोस्तों आपने यहाँ पे देख रखा होगा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि जो चौकी यानी कि एक छोटा सा यहाँ पे पाटा के अंदर यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ जिसपे दोस्तों यहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे जिनका राज्य अभिषेक यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, यानी कि कोई राजा जब नया राजा बनता था तब इस चौकी में, ठीक है, यानी कि एक बड़ा सा यहाँ पे पाटा होता है, एक तो छोटा पाटा आप सभी जानते हैं बैठने का जो पाटा होता है, और एक बड़ा पाटा होता है उसको क्या बोलते हैं, चौकी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो राजा होते थे, मेहरानगढ़ दुर्ग के जो राजा होते थे वो अपना जब यहाँ पे राज्य अभिषेक यहाँ पे कराते थे दोस्तों, तो राज्य अभिषेक जब कराएंगे तो इस चौकी पर बैठ के कराएंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, श्रृंगार चौकी कहा जाता है। तो श्रृंगार चौकी दोस्तों हमारी कहाँ पर हो जाएगी, मेहरानगढ़ में हो जाएगी। और जो मेहरानगढ़ है वो कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, तो इन दोनों को आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को दोस्तों कई बार एग्जाम में बार बार यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है वो आपको याद रखनी है। चलिए तो दोस्तों हमारे पास 1 नंबर का हो गया, अगला देखो ये हमारा 1 नंबर का हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले की हम यहाँ पे बात करेंगे दूसरे नंबर की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए दिख रहा है सभी को, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हम दूसरे नंबर की यहाँ पे हम बात करेंगे। और दूसरे जो नंबर है इसमें क्या होगा, ठीक है, यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा किसका निर्माण यहाँ पे करवाया जाता है, तो देखो मीरा मंदिर का। ठीक है, मीरा मंदिर जो है, तो यहाँ पे देखो मीरा मंदिर का निर्माण करवाएगा कौन, करवाएगा महाराणा कुंभा नहीं। ठीक है, जो मीरा मंदिर दोस्तों, मीरा मंदिर से पहले जो ये वाला मंदिर था ये एक शिव मंदिर था, यानी कि जो शिव मंदिर ये है। और दोस्तों होता क्या है, ये जो मंदिर है ये काफी बहुत पहले बना हुआ था। इस मंदिर में सॉरी ये शिव मंदिर नहीं है, ये दोस्तों क्या है, कृष्ण जी का मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों जो ये मंदिर है ये कृष्ण जी का मंदिर है। और इस कृष्ण जी के जो मंदिर में एक मूर्ति रखी हुई थी, और दोस्तों यानी कि जो ये मूर्ति है कृष्ण जी की मान लीजिए, ठीक है,
यानी कि ये मूर्ति यहाँ पे रखी हुई कृष्ण जी की इस मंदिर में, और ना इस मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, और इस मूर्ति की जो पूजा है वो मीराबाई करती है। ठीक है, यानी कि जो मीराबाई जो है वो इस मूर्ति की पूजा करती है। इसी कारण दोस्तों इसको क्या कहने लग जाते हैं, मीरा का मंदिर कहना लग जाता है। ठीक है, तो जो मीरा का मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये कहां पर बना हुआ है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। ठीक है, कहां पर बना हुआ है, मीरा का जो मंदिर है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और यानी कि जो ये मंदिर पहले क्या था, एक कृष्ण जी का मंदिर था, और कृष्ण जी का जो मंदिर है यहाँ पर मीरा जो बाई है, मीरा बाई आप सभी जानते हैं मीरा बाई को। तो दोस्तों मीरा बाई जो है वो इस मंदिर में यहाँ पे पूजा करते थे, इस कारण इसका जो नाम है वो क्या रख दिया गया, मीरा मंदिर यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, तो ये जो मूर्ति है दोस्तों, ये मूर्ति की यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको जो मानसिंह है, ठीक है, मानसिंह इसको आमेर ले आया, और आमेर में दोस्तों यहाँ पे जो ये कृष्ण जी की मूर्ति है इसको दोस्तों मानसिंह, ठीक है, ये मानसिंह कहाँ का राजा है, जयपुर का राजा है। और मानसिंह दोस्तों इसको कहां पर लेके आ गया, आमेर लेके आ गया। ठीक है, आमेर में इसको लेके आ गया, और आमेर में एक मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाता है कौन, मानसिंह। और उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों, जगत शिरोमणि, ठीक है, मंदिर। तो इस मंदिर में दोस्तों ये क्या है, ये मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, वर्तमान में जो ये वाली मूर्ति है, यानी कि जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, वो जो मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, वो ही मूर्ति अभी वर्तमान में कहां पर रखी हुई है, तो आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है, ये जगत की याद में बनाया गया था। जगत वहां का एक शासक था, और उसकी याद में जगत शिरोमणि जो मंदिर दोस्तों वो बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये वाली जो मूर्ति है वो रखी हुई है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यानी कि जो मूर्ति है ये वही मूर्ति है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी जो पूजा है मीराबाई क्या करते थे। ठीक है, एक और देखो यहाँ पे कुंभ श्याम मंदिर, ये इंपोर्टेंट है, मैं कई बार इसको बता भी चुका हूँ। और कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है वो आप अभी देख लो। ठीक है, चलिए, तो तीसरा नंबर के दोस्तों यहाँ पे मंदिर के बारे में बात करते हैं कि कुंभ श्याम मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो कुंभ श्याम मंदिर है ये कहाँ पर है। ठीक है, देखो कहाँ पर ये बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक तो ये जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद ये कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ हमारा हो जाएगा। उसके बाद अचलगढ़ में भी ये मंदिर बना हुआ है, अचलगढ़ में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये कहाँ पर बना हुआ है, ये जो मंदिर है वो बना हुआ है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी जो मंदिर है वो बना हुआ है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर भी दोस्तों ये क्या है, ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है, कुंभ श्याम का जो मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाएगा, महाराणा कुंभा करवाएगा। और दोस्तों जो ये मंदिर है कुंभ श्याम का मंदिर, ये एक तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, क्लियर हो गया, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। उसके बाद अचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में है, वहां पर दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखो जो कुंभलगढ़ है वहां पर भी दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इससे कुंभलगढ़ यानी कि जो कुंभ श्याम मंदिर है इसी को दोस्तों यहाँ पे ये जो कुंभलगढ़ में बना हुआ है, कुंभलगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, यानी कि जो कुंभलगढ़ का जो मंदिर है यहाँ पे, इस मंदिर को क्या कहा जाता है वो यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, मामा देव जी का मंदिर। ठीक है, चलिए समझो बात को कि कुंभ श्याम जो मंदिर है वो दोस्तों 3 जगह पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद अचलगढ़ में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद कुंभलगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर है उस मंदिर को क्या कहा जाता है, उस मंदिर को मामा देव जी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो वह मामा देव जी का मंदिर हम किस मंदिर को बोलेंगे, कुंभ श्याम मंदिर को बोलेंगे। और कुंभ श्याम का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, मेहरानगढ़ यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों बना हुआ है। तो आप चाहो तो दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। तो फटाफट से आपको 5-6 सेकंड आपको दिए जाएंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बार अगर आप उतारना चाहो अपने रजिस्टर में दोस्तों इसको उतार सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, हट गया मैं, चलो चलिए उतार लिया दोस्तों, मिटा देता हूं मैं इसको फटाफट से। अब देखो चलिए इसको मिटा देते हैं।
चलिए अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक और मंदिर जो हमें देखने को मिलता है, वो मंदिर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अब इस मंदिर में यहाँ पे फोकस करना है। तो दोस्तों ये मंदिर कौन सा हो जाएगा, इस मंदिर का नाम है रणकपुर का मंदिर। ठीक है, तो रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का नाम क्या है, रणकपुर का जैन मंदिर है। और इस मंदिर का जो दोस्तों निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पे नहीं करवाया जाता है। फिर भी हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्या कारण है कि हम जब महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर नहीं करवाया, फिर भी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात यही है कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसका जो निर्माण हुआ था वो महाराणा कुंभा के समय में हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो रणकपुर के जैन मंदिर है, तो इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनको तो आराम से पता ही होगा कि किसके शासनकाल में दोस्तों रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए तो कहां पर बना हुआ है भाई ये, तो ये दोस्तों मान लो पाली में। ठीक है, पाली जो जिला है उसमें दोस्तों रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो बने हुए। इसके जो वास्तुकार है वो देख लो। ठीक है, तो इसका वास्तुकार कौन हो जाएगा, चलिए तो वास्तुकार का दोस्तों यहाँ पे नाम है, एक तो हमारे पास देखने को मिलता है देपाक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं देपाक। ठीक है, तो ये नाम है, दोनों ही एक ही व्यक्ति का नाम है जिसको आप याद कर लें। ठीक है, चलिए निर्माण जो है वो निर्माण इसका कौन करवाएगा, चलिए तो यहाँ पे निर्माण देखो वास्तुकार, आप समझिए कि वास्तुकार क्या होता है, यानी कि डिजाइन यानी कि कारीगर। ठीक है, तो इसका कारीगर यानी कि वास्तुकार कौन था, वास्तुकार को हम बोलते हैं एक तरह से कारीगर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका कारीगर कौन था, तो देपाक या जो देपा है वो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, और इसका वास्तुकार ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो निर्माण का इसका कौन है, तो निर्माण देखो तो इसका निर्माण कौन कराएगा, तो इसमें भी दोस्तों हमें दो नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे पास जो है निर्माण करवाने वाला, एक तो धनरक सेठ है, और एक इसको हम बोल सकते हैं धन्ना सेठ। ठीक है, तो ये भी एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक है, या तो कई किताबों में आपको धनरक सेठ देखने को मिलेगा, या कई जगह दोस्तों आपको धन्ना सेठ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जो रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, काफी सारे यहाँ पे दोस्तों मंदिर बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो जो मंदिर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बड़े बड़े जो दो मंदिर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मंदिर की दोस्तों बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, और इस जो मंदिर है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है दोस्तों यहाँ पे चौमुखा मंदिर। ठीक है, तो चौमुखा मंदिर इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो चौमुखा मंदिर दोस्तों बना हुआ है, और एक जो दूसरा मंदिर बना हुआ दोस्तों, तो उस मंदिर का नाम भी आप यहाँ पे देख लो, नेमी नाथ का मंदिर। ठीक है, तो नेमीनाथ का मंदिर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पे हमें दो मंदिर यहाँ पे दोस्तों, इस मंदिर यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है इसमें हम यहाँ पे दो मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पे जो चौमुखा मंदिर है ये किसको समर्पित है, यानी कि यहाँ पे इसमें किसकी मूर्ति है, तो इसमें आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। ठीक है, आदिनाथ जो भगवान है ये जैनों के भगवान है, और आदिनाथ को ये क्या है दोस्तों समर्पित है। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखो नेमिनाथ का जो मंदिर है, ठीक है, यानी कि जो नेमिनाथ का मंदिर है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पात रियो, चलिए पात रियो रो पीथरो। ठीक है, तो ये इसका एक अजीब सा नाम है, पात्रियो रो देवरो इसको यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे पीथरो इसको बोलते हैं, तो आप पात्रियो पीथरो बोल दो या फिर देवरो बोल दो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे देवरो भी बोल सकते हैं, तो देवरो भी आपको ध्यान रखना है, कई बार इसको देवरो भी दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, पात्रियो पीथरो बोला जाता है, या फिर कई बार इसको पात्रियो देवरो भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर वेश्यों का मंदिर दोस्तों इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वेश्यों का एक मंदिर है, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, और ये जो मंदिर है दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। और इस मंदिर की जो खास विशेषता ये है कि ये जो मंदिर दोस्तों इसमें खंभों की अगर हम संख्या बात करते हैं कि इसमें कितने खंबे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों 1444 खंबे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 1444 दोस्तों हमें यहाँ पे खंबे देखने को मिल जाते हैं इस मंदिर की। तो इस मंदिर की दोस्तों खास विशेषता यही है कि इस मंदिर में दोस्तों हमें
क्या देखने को मिलते हैं 1444 का में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं और जो 2 मंदिर है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल हो जाएगी। अगर आपसे बात करें कंबो की नगरी कौन है, तो दोस्तों जो कंबो की नगरी है तो कौन हो जाएगी, रणकपुर हो जाएगा। रणकपुर जो है वो कंबो की नगरी है और कहाँ पर दोस्तों है, पाली में हो जाएगा। ठीक है, तो कंबो की नगरी कौन है, कंबो की जो नगरी है दोस्तों वो रणकपुर है और रणकपुर जो है वो कहाँ पर है, पाली में हमारा हो जाएगा। तो ये डिटेल मैंने दोस्तों आपको थोड़े बहुत यहाँ पे बता दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुंभा का संगीत प्रेम हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कुंभा है उन्होंने यहाँ पे आप सभी बताइए, जो कुंभा है उन्होंने यानी कि संगीत में इनका काफी यहाँ पे दबदबा रहा है। ये जो है कुंभा, जो महाराणा कुंभा है, ये संगीत से काफी यहाँ पे प्रेम करते थे। और दोस्तों यहाँ पे जो है ग्रंथ के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। क्लियर है, ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। चलिए चलिए तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो महाराणा कुंभा है, संगीत प्रेम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये यानी कि जो महाराणा कुंभा है इनके संगीत प्रेम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा दोस्तों यहाँ पे इनका जो है वो संगीत यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो महाराणा कुंभा के गुरु के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो गुरु दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो गुरु का नाम यहाँ पे क्या है, हीरा नंद। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के जो गुरु है यानी कि संगीत गुरु नहीं, संगीत जो गुरु है वो अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ महाराणा कुंभा के बारे में बात करें तो महाराणा कुंभा के जो मेन गुरु थे उनका नाम क्या था, हीरानंद उनका नाम था। ठीक है, चलिए संगीत गुरु यहाँ पे देख लेते हैं कि संगीत जो गुरु है वो कौन हो जाएंगे। संगीत गुरु दोस्तों यहाँ पे कौन है, सारंग, आपने इनका नाम सुना होगा। तो सारंग व्यास महाराणा कुंभा के क्या हो जाएंगे दोस्तों, संगीत गुरु हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो महाराणा कुंभा है इनके जो गुरु है दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो गुरु का नाम क्या हो जाएगा, हीरानंद इनके गुरु का नाम है। और अगर हम बात करते हैं कि जो संगीत गुरु है महाराणा कुंभा के, तो उनका नाम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारंग व्यास इनका गुरु का नाम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो महाराणा कुंभा है ये जो है वीणा बजाने में काफी दोस्तों यहाँ पे निपुण थे। ठीक है, तो कुंभा जो है वो वीणा वाद्य यंत्र, चलिए तो जो वीणा वाद्य यंत्र इनको काफी प्रिय था। जो महाराणा कुंभा है दोस्तों ये जो वाद्य यंत्र है इसको बजाया करते थे। ठीक है, तो जो वीणा वाद्य यंत्र है इसको जो है महाराणा कुंभा बजाया करते थे। उसके बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सा यहाँ पे ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ की दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे तो उस ग्रंथ को यहाँ पे देख लो। ग्रंथ की बात हम यहाँ पे बात करते हैं, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो आता है वो आता है संगीत राज। ठीक है, संगीत राज ये हमारा एक ग्रंथ हो जाएगा और इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखो एक ग्रंथ जो हमारे पास आता है वो दोस्तों आता है संगीत मीमांसा, ये हमारा एक और यहाँ पे ग्रंथ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सूड प्रबंध हो जाएगा, हमारा एक और ग्रंथ आता है यहाँ पे सूड प्रबंध। ठीक है, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रंथ हो जाएगा। उसके बाद एक और आता है, एक और यहाँ पे देख लो उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा सुधा प्रबंध। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ग्रंथ यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं कि जो महाराणा कुंभा ने कौन कौन से यहाँ पे ग्रंथ लिखे हैं। तो दोस्तों ये जो है वो इन्होंने यहाँ पे ग्रंथ लिखा है। ठीक है, एक और ग्रंथ दोस्तों में यहाँ पे देखने को मिल जाता है और उस ग्रंथ को यहाँ पे देख लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एकलिंग महात्म्य, आपने नाम सुना होगा कि एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है वो काफी अच्छा यहाँ पे ग्रंथ रहा है। और दोस्तों ये जो एकलिंग महात्म्य है इसमें होता क्या है। ठीक है, तो देखो महाराणा कुंभा का जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है चलिए तो दोस्तों जो एकलिंग महात्म्य ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रंथ हो जाएगा। और दोस्तों जो एकलिंग महात्म्य है इस ग्रंथ का जो लेखक है वो कौन हो जाएगा, इसका जो लेखक है वो देख लो तो कान्ह व्यास इस ग्रंथ के क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो एकलिंग महात्म्य में जो लिखा गया है वो कान्ह व्यास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो एकलिंग महात्म्य में जो लिखा गया है वो कान्ह व्यास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो ये वाला ग्रंथ है दोस्तों, इस ग्रंथ का जो पहला भाग
यानी कि इसमें बहुत सारे भाग बने हुए हैं, लेकिन जो पहला भाग लिखा गया था और उस भाग का नाम क्या है, राज्य वर्णन। ठीक है, तो जो राज्य वर्णन है इसका जो ये लिखा गया था, ये कुंभा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है दोस्तों, एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था, कहन व्यास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का जो पहला भाग है वो दोस्तों, पहला भाग का क्या नाम है, राज्य वर्णन, उस भाग का नाम है। और दोस्तों जो राज्य वर्णन है ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात यहाँ पे थी। उसके बाद टीकाएं की बात करते हैं, और जो टीकाएं क्या होती है, कहानी टाइप होती है। तो टीकाएं आप क्या है दोस्तों यहाँ पे देख लो। ठीक है, चलिए, तो टीकाएं दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले टीका जो हमारे पास है वो है गीत गोविंद। ये हमारी क्या हो जाएगी, गीत गोविंद। ये क्या है दोस्तों, टीका है। आपको बस क्या करना है, इनका नाम याद करना है। ठीक है, तो टीका है, आपको इनका क्या करना है, नाम याद करना है कि जो गीत गोविंद है वो टीका है और महाराणा कुंभा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद देखो चंडी शतक हमारे पास आती है, एक और टीका हमारे पास आती है चंडी शतक। ठीक है, तो चंडी शतक हमारे पास है। चंडी शतक ये हमारे दोस्तों यहाँ पे क्या है, दूसरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीका है। उसके बाद देखो संगीत रत्नाकर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 टीकाएं हो जाएगी जो कि कुंभा के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। और ये जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है ये कहन व्यास के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन इसका जो पहला भाग है राज्य वर्णन, इस भाग का निर्माण किसने करवाया है, तो महाराणा कुंभा ने इस भाग का निर्माण किया है। ठीक है, ये बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। कहानी की जो कुंभा है वो संगीत प्रेम में यहाँ पे काफी इनका मन था। और दोस्तों इन्होंने क्या है, इनके जो गुरु है वो हीरानंद है। लेकिन अगर हम संगीत गुरु की यहाँ पे बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लो कि जो कुंभा है वे वीणा वाद्य यंत्र बजाने में काफी निपुण थे, जो यानी कि वीणा बजाते हुए कुंभा को दर्शाया गया है। कई जो सिक्के होते हैं इनमें कुंभा को वीणा बजाते हुए यहाँ पे दर्शाया गया है। और जो ग्रंथ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 4 ग्रंथ हमारे पास निकल के आते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, एक तो संगीत राज हो जाएगा, उसके बाद संगीत मीमांसा हो जाएगा, सूड प्रबंध हो जाएगा और सुधा प्रबंध। ये 4 ग्रंथ हैं, इनको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एकलिंग महात्म्य को। जो एकलिंग महात्म्य को लिखने वाला कौन था, तो कहन व्यास है। ठीक है, उसके बाद जो पहला भाग है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का, जो पहला भाग है उस भाग का नाम क्या है दोस्तों, राज्य वर्णन है। और दोस्तों ये जो राज्य वर्णन है इसका जो लिखने वाले हैं वो कुंभा है। ठीक है, उसके बाद जितना भी कार्य किया गया है तो कहन व्यास के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो टीकाएं होती है दोस्तों, टीकाएं जो है वो एक जीवनी होती है, यानी कि छोटी जीवनी के रूप में हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि किसी राजा की छोटी जीवनी के बारे में। तो यहाँ पे देख लो गीत गोविंद, जो गोविंद के ऊपर ये लिखी गई थी, चंडी शतक जो टीकाएं लिखी गई थी, और संगीत जो रत्नाकर है ये लिखी गई थी। ठीक है, काफी बड़े बड़े यानी टीकाएं यानी कि ग्रंथ हमारे हो जाते हैं। इनके बारे में अगर आप चर्चा करें बहुत समय लग जाएगा। सिर्फ आपको नाम याद करने, नाम है दोस्तों आपको क्या एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लो फटाफट से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पूरा यहाँ पे डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको मिटाते हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनके जो अगला यहाँ पे आने वाला है मंडन के बारे में। ठीक है, तो कुंभा यानी कि कुंभा का जो एक दरबारी कवि होता है मंडन, और उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। जो मंडन है उसने यहाँ पे कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। जो मंडन का पुत्र आता है, तो मंडन के जो पुत्र है उसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको फटाफट से देख लो एक बार, फटाफट से इसको यहाँ पे कवर कर लो। ठीक है, चलिए तो बेटा दो फटाफट इसको। चलिए यहाँ पे मंडन के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। मंडन जो है हमारा आने वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मंडन कौन है। ठीक है, चलिए देखो मंडन के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। और जो मंडन है मैं आपको बता चुका हूँ कि मंडन कौन है दोस्तों। मंडन हमारा क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा का जो है वो दरबारी कवि हो जाएगा। ठीक है, और मंडन के द्वारा ही जो कुंभलगढ़ है इसका जो यानी कि वास्तुकार है वो भी मंडन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मंडन है दोस्तों इसने कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक ग्रंथ हमारे पास आता है सबसे पहले वास्तु मंडन। ठीक है, ये ग्रंथ हमारे पास हो जाएगा वास्तु मंडन। ठीक है, एक तो ये वाला ग्रंथ जो है वो मंडन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों दूसरा ग्रंथ है वास्तु
सार, ठीक है। ये वाला ग्रंथ हमारे पास हो जाएगा वास्तु मंडन एंड जो वास्तु सार है मंडन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देखो राज्य वल्लभ, ये जो राज्य वल्लभ ग्रंथ है ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, मंडन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देव मूर्ति आप प्रबंध यानी कि जो प्रकरण है वो भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देव मूर्ति प्रकरण, ये जो ग्रंथ है दोस्तों ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, मंडन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। मंडन कौन है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि महाराणा जो कुंभा है उसके जो दरबारी कवि है वो मंडन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो मंडन का जो एक यहाँ पे भाई आता है और उस भाई का नाम क्या है, नाथा, ठीक है। ये नाथा जो कौन है दोस्तों, ये मंडन का भाई है और मंडन का जो क्या हो जाएगा ये रिलेशनशिप में यहाँ पे देख लो भाई का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कौन हो जाएगा, मंडन का भाई कौन है, नाथा है। और नाथा के द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक ग्रंथ लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है और इस ग्रंथ का नाम क्या है, वास्तु मंजरी, ठीक है। ये जो वास्तु मंजरी है ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, नाथा के द्वारा लिखा गया है। और नाथा दोस्तों कौन हो जाएगा, ये मंडन का भाई है नाथा, ठीक है। ये जो वास्तु मंजरी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे एक मंडन का एक पुत्र भी था और उस पुत्र का नाम क्या है, गोविंद है, ठीक है। उस पुत्र का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा। और गोविंद के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पे 2-3 ग्रंथ यहाँ पे लिखे गए और उस 2-3 ग्रंथों के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ग्रंथ आता है वो दोस्तों हमारे पास आता है कला निधि, ठीक है। ये जो कला निधि ग्रंथ है ये किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, गोविंद के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एंड जो दूसरा ग्रंथ हमारे पास दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है उद्धार घोरोणी, हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो उद्धार घोरोणी एक ये ग्रंथ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक ग्रंथ हो गया। उसके बाद एक और ग्रंथ हमारे यहाँ पे आता है दवार दीपिका, ठीक है। तो ये जो है दवार दीपिका ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं और ये ग्रंथ क्या है, इंपॉर्टेंट है। सारे ग्रंथ जितने मैंने आपको बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो मंडन का भाई हो जाएगा एंड जो ये जो है वो मंडन का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो जो नाता है वो मंडन का भाई है और जो गोविंद है ये क्या है, मंडन का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से ग्रंथ किस किस ने लिखे ये मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ ताकि आपको दोस्तों यहाँ पे क्या है याद हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लो और ये आपको रटना ही पड़ेगा, या तो आप इनको रटो या फिर कुछ करो, आपको बस ये दोस्तों याद करना ही पड़ेगा। और आराम से बात है कि आपसे दोस्तों ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि वास्तु मंडन किसने लिखा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मंडन के द्वारा ही वास्तु मंडन लिखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही जो ग्रंथ है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों राज्य वल्लभ किसके द्वारा लिखा गया है, तो राज्य वल्लभ जो है वो मंडन के द्वारा लिखा गया है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और वास्तु मंजरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाथा के द्वारा वास्तु मंजरी लिखा गया है, ठीक है। नाथा कौन था, मंडन का भाई है एंड मंडन का एक पुत्र भी है गोविंद, और उस गोविंद ने भी यहाँ पे क्या है 3-4 ग्रंथ लिखे हैं और 3-4 ग्रंथ के नाम दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों राणा कुंभा की जो उपाधियां हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा की उपाधि हो जाएगा, या फिर हिंदू सुल्तान, ठीक है। हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य भी किसको कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। या राणो रासो भी किसको कहा जाता है, अभिनव यानी कि जो किसको कहा जाता है, कुंभा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो 2-3 उपाधियां हैं ये भी आपको याद करनी है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभिनव भट्टाचार्य किसकी उपाधि है, महाराणा कुंभा की उपाधि है। राणो रासो किसकी उपाधि है, महाराणा कुंभा की उपाधि है। और दोस्तों हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है, ये भी महाराणा कुंभा की उपाधि हमारे पास हो जाएगी। तो 3 उपाधियां हैं आपको याद करनी है, ठीक है। राणा कुंभा को कला कलम कटार का भी यहाँ पे क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे देख लो कि कुंभा को, इसको यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पे देख लो कि कुंभा को जो महाराणा कुंभा है इनको दोस्तों कलम कला एंड कटार का क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो त्रिवेणी कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, कुंभा को, ठीक है। तो कुंभा को कलम कला कटार का क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है, किसको दोस्तों, कुंभा को, ठीक है। तो ये भी आपको याद करनी है। और जो एक को यहाँ पे बात है कि कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है कहां पर बना हुआ है, आप सभी को पता है कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों ये
राज संबंध में बना हुआ है, ठीक है, राज संबंध में ये बना हो जाएगा। और इस यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका शिल्पी कौन था, तो दोस्तों यहाँ पे देख लो कि इसका जो शिल्पी है वो कौन हो जाएगा, ठीक है। तो शिल्पी कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका जो शिल्पी है वो कौन है, मंडन हो जाएगा, ठीक है। तो मंडन कौन है, एक दरबारी कवि भी था। और दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग का यानी कि सीपी, सीपी कौन होता है दोस्तों, यहाँ पे सीपी होता है यानी कि जो उसका डायग्राम बनाने वाला कि ये दुर्ग कैसा होगा, तो कौन है, मंडन है, ठीक है। मंडन की देख रेख में यहाँ पे जो क्या हो, पूरा का पूरा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये दोस्तों यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। इससे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही इंपॉर्टेंट बात है याद कर लेना कि इससे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत काफी फेमस है कि नीचे से ऊपर देखते हैं जब हम, तब अपने सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है, ठीक है। तो वो इसी कटारगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। वो कौन सी दुर्ग के लिए ये कहावत कही गई है, तो यानी कि कटारगढ़ दुर्ग के लिए वो जो कहावत है ये कही गई है। जो कटारगढ़ दुर्ग है वो काफी ऊंचा बना हुआ है, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि आप जो कभी बच्चे हैं वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको देखने से आपकी सिर की पगड़ी नहीं गिरेगी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कटारगढ़ दुर्ग अगर आपसे नहीं दिया जाता है, अगर आपके एग्जाम में कटारगढ़ दुर्ग नहीं आता है तो आप कुंभलगढ़ को टिक कर दें, ठीक है। क्योंकि बात वही है, कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगर आपको एग्जाम में कटारगढ़ दुर्ग दे रखा है तो आप सबसे पहले कटारगढ़ दुर्ग को टिक करें। अगर आपके एग्जाम में कटारगढ़ नहीं दे रखा है तो आप कुंभलगढ़ को टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यानी कि कौन सा वो दुर्ग है, यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर हमारे सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो कटारगढ़ दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कटारगढ़ नहीं तो आप कुंभलगढ़ को लगा सकते हो। क्लियर है, ये बात है दोस्तों आपको याद करनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ बातें आपको बताई है और ये जो बातें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो बातें हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है जो एग्जाम के लिए आपको लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद देख लो संगीत राज ग्रंथ मैंने आपको बताया था कि संगीत राज, ठीक है, इसके बारे में देख लो। संगीत राज, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि जो संगीत राज है ये जो ग्रंथ है ये महाराणा कुंभा का सबसे प्रिय ग्रंथ था। और इसमें ये 5 भागों में बटा हुआ है। ये ग्रंथ काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये इसको भी याद रखना कि महाराणा कुंभा का जो सबसे प्रिय ग्रंथ है तो वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें हैं वो याद हो जाएगी। और दोस्तों मैंने आपको ओनली सेलेक्टेड चीजें आपको पढ़ाई है, कोई भी यहाँ पे जो फालतू बात है दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम के लिए वो सारे के सारे दोस्तों बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो इन बातों को दोस्तों तो आप रजिस्टर में लिख लो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। भले ही आप महाराणा कुंभा के बारे में कुछ याद करो ना करो, लेकिन आपको ये जो बातें मैंने आपको बोर्ड बताई है दोस्तों ये तो आपको एग्जाम के लिए याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप युद्ध में उतर रहे हो तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए युद्ध में हमला करने के लिए, युद्ध में जीतने के लिए, ठीक है। और आप जब एग्जाम देने जा रहे हो अगर आपके पास पहले कुछ अच्छी चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप एग्जाम फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले कुछ अच्छी चीजें और इंपॉर्टेंट चीजों को आपका कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपको जो पढ़ना है कुंभा के बारे में मैं पढ़ते जाओ, ठीक है। कुंभा बहुत बड़ा है, यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है कुंभा का। अगर आपको जितना पढ़ना है पढ़ते जाओ, लेकिन पहले आप एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चीजों को चूज करना सीख जाओ, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है और फालतू चीजों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात उसको हम बाद में बताएंगे आपको, फिलहाल इतना ही दोस्तों। एंड चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अगले जो शासक हमारे आने वाला है उसके बारे में दोस्तों यहाँ बात करेंगे। और अगर आपको दोस्तों ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो कि कितने आपको अच्छी लगी। लाइक करना मत भूलना वीडियो को दोस्तों, यहाँ पे फुल लाइक कीजिए। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल तो वैसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हमारा यहाँ पे दोस्तों पेड कोर्स चल रहा है, उसके बारे में आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों पेड कोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे देखो दोस्तों पेड कोर्स के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पेड कोर्स की दोस्तों यहाँ पे प्राइस है कि प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों 49 रुपये दोस्तों मात्र इसकी फीस है। अगर आपको यहाँ पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम आपको काफी बेटर यहाँ पे तैयारी कराने वाले हैं दोस्तों, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जोड़ेंगे। एक तो हम जोड़ेंगे दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंड हम आपको जोड़ेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जोड़ने वाले हैं,
टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा का पूरा मटेरियल आपको पहले से वहाँ पे प्रोवाइड हमने करा रखा है। तो जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन करते हो दोस्तों, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली यहाँ पे लिंक मिलती रहेगी, हिंदी की क्लास आपकी, इंग्लिश की क्लास आपकी, एंड बहुत सारी क्लासेज जो आपके यहाँ पे डेली लगती रहती है, ठीक है। यानी कि 249 में दोस्तों हम आपको काफी अच्छे से आपको तैयारी करा रहे हैं। 249 में दोस्तों इतनी बड़ी भी नहीं है, तो आप आराम से ये कर सकते हो, ठीक है। आपको पेमेंट किस प्रकार से करना है, हमारा जो नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर एक बार लिख देता हूँ। चलिए, तो 9928271057 हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप इन पे व्हाट्सएप दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हो। हम आपको इसमें पूरी की पूरी डिटेल बता देंगे कि आपको किस तरह से यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट आप दोस्तों यहाँ पे कर सकते हो गूगल पे के माध्यम से कर सकते हो, या फिर जो फोन पे होता है तो फोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो पेटीएम होता है दोस्तों, तो पेटीएम के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपको करना है इस नंबर पे, स्क्रीनशॉट लेके आपको हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी करना है, ठीक है। पेमेंट भी दोस्तों आपको इसी नंबर पे करना है, और आपको व्हाट्सएप जान की जो स्क्रीनशॉट आप लोगे पेमेंट का, वो भी आपको इसी नंबर पे भेजना है। उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको ग्रुप में क्या क्या मिलेगा वो भी आपकी स्क्रीन पे शो होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू। एंड इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा पेड कोर्स में, वो भी आपकी स्क्रीन पे शो होने वाला है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।